अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, कागजात नामज़दगी जमा हो चुके हैं और उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है और नैब की जानिब से जो स्क्रूटनी की जा रही है उसमें मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं बशमूल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर, वो क्लियर करार पाए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं, दीगर जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल भी चलेगा। FBR, नैब और दीगर जो मुताल्लिक़ा महकमे हैं उनसे क्लियरेंस ली जाएगी और अगर कोई उम्मीदवार किसी मामले में मुलव्वस पाया गया या यह कहीं कोई लूप होल हुआ तो फिर उस उम्मीदवार के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेना मुश्किल होगा। यही वजह है कि स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। गो के अलमिया ये भी रहा है कि इस स्क्रूटनी के प्रोसेस में भी बहुत सारी चीज़ें अक्सर व बेशतर रह जाती हैं और फिर इक़्तिदार में आ जाने के बाद सियासी जमातों को या सियासी कायदीन को मुकदमात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद भी इन मामलात का सामना कर चुके हैं और अब एक और वज़ीर आज़म ऐसे ही मामलात का सामना भी कर रहे हैं। इसमें सियासी जमातों की, सियासी कायदीन की, इन सियासी शख्सियात की किस हद तक गलती होती है और साथ ही साथ जो मुतल्लिक़ा महकमे होते हैं उनकी तरफ से किस हद तक दरगुजर का मामला किया जाता है और फिर बाद में अचानक से क्यों हाईलाइट होते हैं और क्यों पकड़ में आते हैं, ये एक सवाल मौजूद है। अलबत्ता इस सियासी लड़ाई में सब ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। किस सियासी जमात के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं अब तक और कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, इसको आज के न्यूज़ रूम में डिस्कस करेंगे। और जो बनते बिगड़ते इत्तेहाद हैं उनकी क्या पोजीशन है, कौन कहाँ जाएगा अगर अपने दोस्तों से नाराज़ हो गया, ये सारा मामला भी रहेगा। अलबत्ता आज परवेज़ खटक ने ये दावा किया है कि बल्ले के निशान की उन्हें ऑफ़र हुई है। गो के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कदम करार पाने के बाद ये निशान अब तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। ऑल्दो कि वो पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की सोच रहे हैं। अगर वहाँ से उनको कोई रिलीफ मिलता है तो फिर बल्ले के निशान पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। लेकिन बाकी सियासी जमातें क्योंकि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन कर चुकी हैं, तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या होता है। और लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर जो शिकायत हैं और इसके साथ साथ इस वक्त जो इस्लामाबाद में IG और जो डिप्टी कमिश्नर है उनकी तब्दीली का मामला है, कमिश्नर की तब्दीली का मामला है, उसको भी देखेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में बार बार इंटिमिडेट करता रहा है, बोलता रहा है, लेकिन ये तब्दीली नहीं हुई। लेकिन आज बिलाखिर ये तब्दीली हो चुकी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से क्या हिदायत आई हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड के मामलात को लेकर या कागजात नामजदगी के दौरान जो कुछ शिकायत मौसूल हुई उनको किस तरह से बेहतर करने की कोशिश करने के लिए कहा जा रहा है, इसको ज़रा देखेंगे। और सियासी जमातें किस हद तक अपने मंशूर को तैयार कर चुकी हैं, आवाम को किस तरह से उन्होंने लुभाना है, लेकर चलना है, क्या दावे कर रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं और डिलीवर क्या कर सकते हैं और अपनी माजी की कारकर्दगी से सबक क्या सीखा और साथ ही साथ उन्होंने आइंदा के लिए क्या प्लान तैयार कर रखा है, वो इनकलाबी मंशूर या प्रोग्राम क्या होगा कि जिसके ज़रिए से हमारी तकदीर बदलेगी, इसको भी हम देखने, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी तरफ क्रिकेट टीम को लेकर भी मामलात हैं। सरफराज को अगले टेस्ट के लिए जो है वो रेस्ट दिया गया है, रिजवान की एंट्री हुई है, ये क्या वजह है, इस पर भी कुछ तनकीद हो रही है कि सरफराज पर ही सारा मलबा क्यों डाल दिया गया, बाकी लोगों की भी कारकर्दगी ख़राब थी। यासिर अरफात की भी एंट्री हो रही है क्रिकेट सेटअप में। दूसरी तरफ गज़ा की जो सूरत हाल है वो बड़ी हैरान कुन है, परेशान कुन है। 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड जो मामलात हैं वो चले आ रहे हैं और दुनिया जो है वो आंखें बंद करके बैठी है। अभी तक जंगबंदी के लिए कोई ठोस इक़दाम हो ही नहीं रहे हैं। मामलात किस तरफ जा सकते हैं और इस जंग के नताइज पूरी दुनिया पर क्या होंगे, सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क भर में इंतखाबी अमल के दूसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है। कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्का NA 207 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे जो कि मंजूर कर लिए गए हैं। NA 121 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल शुरू है, जबकि PP के रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर ने PP 162 162 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। जाँच पड़ताल बताया जा रहा है उनकी मुकम्मल हो चुकी है। आज़ाद उम्मीदवार असगर अली के हल्का NA 121 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं शाजिया मरी, साबिक वफाकी वज़ीर, उनके कागजात भी मंजूर हो गए हैं। सेनेटर निसार खोड़ो के भी PS 11 लाड़काना पर जो कागजात थे वो मंजूर हो चुके हैं, जबकि सिंध असम्बली की ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर सादिया जावेद, तंजीला कमरानी, शाजिया संघार के कागजात नामजदगी जो हैं वो भी दुरुस्त करार पाए हैं, जबकि कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ फिर अपीलें 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगी और फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा और फिर उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को आवेज़ा होगी। 12 तारीख तक किसी को अगर अपने कागजात वापस लेने हैं वो ले सकता है। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये है वो इंतखाबी प्रोसेस कि जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं और इंतखाब जो है वो 8 फरवरी 2024 को होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातें अपने अपने खिलाड़ी, अपने अपने उम्मीदवार
मैदान में उतार रही हैं और इस सिलसिले में कागजात जमा हो चुके हैं। अब स्क्रूटनी के मरहले से गुजरा जा रहा है। कुछ उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो चुके हैं, कुछ की जांच पड़ताल इस वक्त जारी है। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो रही है और मुख्तलिफ जो महकमे हैं अब वो स्क्रूटनी करते हैं, अपने अपने मामलात से उनको क्लियर करते हैं। नैब की स्क्रूटनी भी जारी है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत तमाम लीगी उम्मीदवार इस स्क्रूटनी में क्लियर करार पाए हैं। ज़राए के मुताबिक नैब हेडक्वार्टर्स में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए खुसूसी सेल कायम किया गया है। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी स्क्रूटनी हो रही है। नैब हेडक्वार्टर्स में कायम सेल की तमाम ब्यूरो मुआवनत कर रहा है और इलेक्शन कमीशन से मौसूल उम्मीदवारों की फहरिस्त का यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है और नैब के जो मामलात हैं, आमदन से ज़ायद असासों के मामलात, डिक्लेरेशन के मामलात या दीगर जो भी कोई बदउनवानी का कोई शुबा तो नहीं है, सिरा तो नहीं है किसी भी शख्स से मुताल्लिक़ा, इन तमाम चीज़ों को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और नैब के बाद इसको फिर टैक्स डिपार्टमेंट जो है, FBR जो है, वहाँ से भी देखा जाएगा और फिर चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है और फिर जो उम्मीदवार खरे साबित होंगे उन्हें जो है वो हतमी फहरिस्त में शामिल कर दिया जाएगा। मुल्क भर में इंतखाबी दंगल के लिए मैदान सज रहे हैं। लाहौर की कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर कुल 470 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 3365 उम्मीदवारों के कागजात जमा हुए हैं। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर 446 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के लिए 209 उम्मीदवार सामने आए हैं। मुल्तान से 400 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। गुजरावाला से 600 से ज़ायद उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ उम्मीदवारों की तादाद है 690 जिन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। अब स्क्रूटनी के मरहले से गुजरने के बाद कितने बाकी रहते हैं, कितने फ़ाइनल लिस्ट में मौजूद होते हैं, ये अलग बात है, लेकिन इंतखाबी अमल में लोगों की बड़ी तादाद में दिलचस्पी जो है वो ये बता रही है कि इस मार्के का सबको बेचैनी बेसब्री से इंतज़ार था और ये हो रहा है। तो अब सब अपनी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, लेकिन कौन किस के मद्दे मुकाबिल होगा, यानी जो बड़े हल्के हैं या बड़े सियासी कायदीन हैं वो कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस सिलसिले में नाम फाइनल हुए हैं, लिस्ट भी सामने आ गई है, कागजात जमा हो चुके हैं। NA 130 की बात करें तो यहाँ पर लाहौर में साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद करेंगी, जबकि NA 15 मानसेहरा में तहरीक इंसाफ के आज़म स्वाति और कायद नून लीग आमने सामने होंगे। यहाँ मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने भी अपने कागजात जमा करवाए हैं। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ 6 हलकों से मैदान में उतर रही हैं। NA 119, 120 और पंजाब असम्बली के 4 हलके इसमें शामिल हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलका NA 123, 132 और 242 का इंतखाबी मैदान चुना है। सदर मुस्लिम लीग नून ने 2 सूबाई हलकों से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो इस तरह से 7 हलकों से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और 5 हलकों से मरियम नवाज, 6 हलकों से मरियम नवाज और 5 हलकों से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और फिर 1 सीट इन्हें रखना होगी, बाकी सीट्स पर दोबारा इलेक्शन होगा। सर्द मौसम में अलबत्ता सियासी पारा हाई है, मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हलका NA 127 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। NA 196 कंबर से भी उन्होंने कागजात जमा करवा दिए हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान की बात की जाए तो उन्होंने हलका 144 DI खान जो उनका आबाई इलाका है वहाँ से वो किस्मत आजमाई करेंगे। यहाँ फैसल करीम कुंडी भी मद्दे मुकाबिल होते हैं और वो ये दावा करते हैं कि वो जीतेंगे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी NA 150 मुल्तान से उम्मीदवार होंगे, अगेन आबाई इलाका। हिना रब्बानी खर NA 180 कोट अद्दू से इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं, जबकि MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची के 3 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, 3 हलकों से वो इलेक्शन लड़ेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 1 हलके से मैदान में उतर रहे हैं। लोधरा से उनके साहबजादे और साहबजादी भी मैदान में हैं, जबकि मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे और साहबजादी भी मैदान में उतरेंगे। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कबरिंग उम्मीदवार के तौर पर भी मौजूद रहेंगे, जबकि दूसरी तरफ ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें भी जारी हो चुकी हैं। कौन कौन नामजद हुआ इसमें ज़रा इसका भी क्विकली जायज़ा ले लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने नामों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी हैं। नून लीग की लिस्ट में 20 ख़वातीन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। ताहिरा औरंगज़ेब का नाम इसमें सर फहरिस्त है, शाइस्ता परवेज़ मलिक का नाम दूसरे नंबर पर है, जबकि मरियम औरंगज़ेब साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात और सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं मुस्लिम लीग नून की, उनका तीसरे नंबर पर नाम मौजूद है और ये दोनों लिस्ट में है, नेशनल में भी और प्रोविंशियल में भी। जबकि पीपल्स पार्टी से शाजिया मरी, नफीसा शाह, शगुफ्ता जमानी समेत दीगर के नाम हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आसिया इसहाक, डॉक्टर निगहत शकील, सबीन गौरी और दीगर के जो नाम हैं उन पर मुश्तमिल एक फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में अक़लियती नशिस्तों की तरजीही लिस्ट भी
जमा करवा दी है। तो जितनी जनरल सीट्स ये सियासी जमातें सिक्योर करेंगी उस हिसाब से इनका कोटा होगा मखसूस नशस्तों पर। तो इन्होंने अपनी अपनी ख़वातीन की मखसूस नशस्तों के लिए और अक़लियतों की जो नशस्तें हैं उसके लिए लिस्ट जमा करवा दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 175 सियासी जमातों की ताज़ा तरीन एक फ़हरिस्त भी जारी की है। बानी तहरीक इंसाफ का पार्टी सरबराहान की फ़हरिस्त से नाम निकाल दिया गया है, खारिज हो चुका है। PTI को बग़ैर क़यादत के ज़ाहिर किया गया। परवेज़ खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों पर तरजीही लिस्ट भी रोक दी है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो तहरीक इंसाफ ने करवाए, जिसमें गौहर खान मुंतखब हुए थे चेयरमैन, अब वो कलअदम करार पाए, वो काबिल कबूल नहीं थे, जिसके बाद बल्ले के निशान का भी मामला रह गया और फिर इंतखाबी निशान के बाद जो मखसूस नशस्तों का मामला है और फिर रजिस्टर्ड सियासी जमातों का मामला है उसमें भी तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है। शबिया नकवी हमारे लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामला पर नज़र रखती हैं, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं, मामला को समझते हैं, जानते हैं। शबिया बताइएगा, तहरीक इंसाफ के मामला यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के एंड से वाइंड अप हो गए, एपेलेट फोरम से मामला दोबारा आएगा, क्या सूरत हाल है इलेक्शन की गहमा गहमी तैयारी को लेकर? IG इस्लामाबाद और कमिश्नर के मामलात के लिए इलेक्शन कमीशन काफ़ी फोर्स कर रहा था, आज वो भी हो गया। इसके अलावा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को भी लिखा गया है। तैयारियां किस हद तक जारी हैं और कितने होपफुल हैं कि इलेक्शन डे और इलेक्शन का ये सारा प्रोसेस बड़ा फ्री एंड फेयर रहेगा, स्मूथ रहेगा? जी बिल्कुल, इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इंतखाबात की जो तैयारी हैं वो ना सिर्फ मुल्क भर में हमें बल्कि इलेक्शन कमीशन में भी नज़र आ रही है। स्क्रूटनी का आज पहला दिन है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ऑनलाइन जो एक सहूलत सेंटर है वो कायम कर दिया गया है कि ताकि जितने भी उम्मीदवार हैं वहाँ पे वो रिटर्निंग अफसर से रब्ता करके जो है वेरीफाई कर सके। उसके साथ जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें FBR, FIA, इसके बाद एहतसाब ब्यूरो है और उसके अलावा जो बाकी हैं स्टेट बैंक, उनको भी मामलत करें इलेक्शन कमीशन की ताकि जो भी असासा जात है उनको वेरीफाई किया जा सके। और इसके साथ ये भी कहा गया कि जो कि ना दहिंदा है उनको 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक वो रिटर्निंग अफसरान से रब्ता कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल आदाद शुमार की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने जो कौमी और सूबाई असम्बली के लिए मुल्क भर से कागजात नामजदगी इकट्ठे किए गए हैं, जो जमा करवाए गए, उनकी तादाद जारी की और 28,626 है, जिसमें से कौमी असम्बली के लिए 7,913 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए और सूबाई असम्बलियों की जो जनरल नशिस्तें हैं उसके लिए 18,546 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। और इसी तरह अगर सूबों की हम बात करें तो पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बलियों की मजमूई तादाद जो है वो 13,823 है, सिंध से 6,498, KPK से 5,278, जबकि बलोचिस्तान से 2,669 जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इसके साथ मखसूस नशिस्तों के लिए भी और जनरल नशिस्तों के लिए जो है 358 जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। अब ये स्क्रूटनी का अमल है, ये मुकम्मल होगा, इसके बाद एक जो फहरिस्त है वो जारी की जाएगी और इस पे अगला जो इलेक्शन कमीशन का जो कदम होगा इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक वो इनके खिलाफ जो शिकायत है वो सुनी जाएंगी। ताहम हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सहूलत काउंटर कायम किया गया है वो दिन रात काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन का भी यही कहना है कि वो 24 घंटे काम करेगा। जी ठीक है। अच्छा शबिया, इसमें एक मामला आज रिपोर्ट होता रहा, इस्लामाबाद के जो 209 उम्मीदवार हैं 3 हलकों के, उनकी स्क्रूटनी शुरू नहीं हुई है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ 3 ही हलके हैं, उम्मीदवार भी कम हैं, तो DRO का ये कहना है कि ये हमारी सवाबदीद है कि हम कब करें, लेकिन क्या क्या तरतीब है इसकी? कोई आया है इसका स्केड्यूल या उनकी वाकई सवाबदीद के ऊपर रहना है कि वो आखिरी दिन कर लें 209 उम्मीदवार? बिल्कुल, जब सुबह के वक्त जो है मीडिया की टीम्स भी गई थी तो ऑफिसेज बंद थे। फिर जो वहाँ पे सोर्सेज हैं उनका ये कहना था कि क्योंकि इस्लामाबाद के हल्के सिर्फ 3 और 209 उम्मीदवार हैं तो दिन है वो 5 हैं स्क्रूटनी के लिए, तो उनका यही कहना था कि ये एक दिन का काम है, हम इसको आज करें या 2 दिन के बाद करें, हत्ता कि हम इसको 30 दिसंबर को भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये शिकायत मीडिया पे भी चलने लगी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो ऑनलाइन जो सहूलत सेंटर है उसका हवाले से जो तर्जुमान है उन्होंने बताया कि हमने ऑनलाइन सहूलत सेंटर कायम कर दिया और अब जो भी अपने स्क्रूटनी चाहता है वो वहाँ पे जो है वो वेरीफाई किया जा सकता है और ये जो सेंटर है ये 24 घंटे काम करेगा। ठीक है, एक ऑनलाइन सेंटर जो है वो कायम कर दिया गया, एक ऑनलाइन फैसिलिटेशन की सहूलत इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। बहुत शुक्रिया
शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद थी, मामलात को एक्सप्लेन कर रही थी। स्क्रूटनी का प्रोसेस है, उम्मीदवारों की जो तादाद है वो कुल जो है वो 28,626 शबिया ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने बताया उन्हें रिसीव हुए हैं नॉमिनेशन पेपर्स, और इसमें कौमी असम्बली के 7,913 उम्मीदवार हैं और सूबाई असम्बली के लिए 18,546 उम्मीदवार जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। शबिया ने आपको जैसे कि ब्रीफ किया, इस सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह के मुताबिक सिंध में मजमूई तौर पर 9,140 कागजात नामजदगी वसूल हुए हैं, जमा करवाए गए हैं उम्मीदवारों की जानिब से। कौमी असम्बली की 61 जनरल नशिस्तों के लिए 2,555 फॉर्म जमा हुए। सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तों के लिए 6,585 फॉर्म जमा हुए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी और तमाम उम्मीदवार ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की कोशिश भी की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इंतखाबात के पुरअमन, साफ़ व शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद के लिए तमाम तर वसाइल को बुरूए कार लाया जाएगा। ये जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं सिंध के, उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है। जबकि GDA ने सिंध से रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तर्जुमान GDA सायरा बानो की जानिब से एक अहम वीडियो बयान सामने आया है और उनकी जानिब से क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्या शिकायत हैं GDA की, वो ज़रा आप सुनिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिक राजा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके जो इलेक्शन कमीशन सिंध के निसार दुरानी साहब हैं, उनकी लॉ एसोसिएट की एक मेंबर साइमा आगा, उनका नाम पीपल्स पार्टी की जो सूबाई असम्बली की रिज़र्व सीट MPS में उनका नाम आया है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, तो क्या इस सूरत में उनको नवाजा गया है? तो इस किस्म की ये जो बातें हैं, ये इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाती हैं। सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। सलाउद्दीन, कहिएगा ये जिन साहब से मुतालिक शिकायत GDA को है, सायरा बानो साहिबा ने जिनका नाम भी लिया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, ये शिकायत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई तरदीद आती है, कोई नफ़ी आती है इस मामले की, या वो चुप है, खामोश हैं कि बस खामोशी में ही आफियत है? हाँ जी, बिल्कुल। इस हवाले से जिस तरह आपने बात की, तो इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जमातें जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही हैं। इससे पहले सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो एजाज़ अनवर चौहान थे, उनके ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था मुख्तलिफ जमातों ने, तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर उनका तो ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया था। लेकिन इस हवाले से भी शिकायत गई थी कि निसार दुरानी जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के सिंध के, उनकी जो है उनके हवाले से जो मुतालबा और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो उनकी कोई वाबस्तगी है शायद किसी जमात से, तो इस हवाले से उनको हटाया जाए। लेकिन इस हवाले से हमने देखा है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुसलसल जो है वो खामोशी है। और आज भी आपने देखा कि सायरा बानो की जानिब से जो है बाकायदा एक वीडियो बयान भी उनके हवाले से जारी किया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा इस हवाले से हम खामोशी देखते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन अगर दूसरी जानिब आज की बात करें तो कागजात नामजदगी के हवाले से हम आपको बता सकते हैं कि कराची के अंदर जो जितने जो कागजात नामजदगी जमा हुए थे, उस पर जो है आज जांच पड़ताल का पहला मरहला था, जिसमें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी, तंजीला कमरानी, सादिया जवेद, इनके कागजात तो मंजूर हो गए, लेकिन रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुतअद्दिद जो उम्मीदवार हैं उनके फैसले जो है वो महफूज कर लिए गए हैं, जिनमें कादर मंदुखेल हैं, वो जो शहबाज शरीफ के मुकाबले में हैं NA 242 में, उनके जो कागजात नामजदगी हैं उनका फैसला महफूज कर लिया गया है। दूसरी जानिब कादर पटेल NA 243 के उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। तो इसी तरह जो है आज पहला रोज़ था जिसका वक्त तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कल और 30 दिसंबर तक जो है ये सिलसिला कागजात नामजदगी का जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। अगर बात की जाए मजमूई तौर पर सूबा सिंध की, तो सूबा सिंध में हमने देखा है कि 9,140 उम्मीदवार जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कौमी असम्बली के पूरे सूबे में जो है 61 नशिस्तें हैं, जिन पर जो है 4,555 जो है वो उम्मीदवार सामने आए हैं, और इसी तरह जो सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तें हैं उन पर 6,000 जो समथिंग जो है उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कराची में कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो 22 हैं, जिन पर 808 उम्मीदवारों ने
कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें जो हैं उन पर जो है तकरीबन जो है 2005 उम्मीदवारों ये तो उम्मीदवारों का नंबर है ना। सलाउद्दीन है। जरा ये बताइएगा कि आज जो स्क्रूटनी का अमल था इसमें कोई शिकायत भी रहीं कुछ सियासी जमातों को, या सब मुतमईन है, ओवरऑल मामला बड़े खुशअस्लूबी से आज के दिन के तय हो गए? आज बिल्कुल कागजात नामजदगी का जो आज जांच पड़ताल का अमल था इसमें कुछ उम्मीदवारों को शिकायत सामने आई है। हमने देखा है कि जैसे कादर मंदू खेल है, उनका कहना है कि मेरे कागजात बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन उस पे जो है रिटर्निंग अफसर की जानिब से जो है उसको फैसले को महफूज किया गया और कहा गया कि ये जो फैसला है 29 या 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि मेरे कागजात नामजदगी में कोई झोल नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त हैं, जबकि जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो अपना फैसला जो है वो उसी वक्त बता देते हैं कि उसके जो भी उम्मीदवार है उसके कागजात मंजूर हुए हैं या मुस्तरद हुए हैं, लेकिन उनका फैसला महफूज किया गया है। इसी तरह हमने देखा कि PS 111 में लियाकत अस्कानी है, उनके हवाले से भी बताया गया कि उनका भी फैसला जो है महफूज किया गया है। लेकिन जो कादर पटेल हैं NA 243 के, उन्होंने बताया कि उनके कागजात जो है रिटर्निंग अफसर ने मंजूर कर लिए हैं। तो इसी तरह जो है मुख्तलिफ उम्मीदवारों को शिकायत भी है रिटर्निंग अफसरान के हवाले से। उम्मीदवारों के हुए हैं या बाकी भी जमातें ऐसी हैं जिन्हें महफूज किया, मतलब उनके उम्मीदवारों के फैसलों को महफूज किया गया? ये देखें, मैं आपको बताऊं कि ये था ज़िला किमाड़ी में तो इस तरह की सूरत हाल सामने आई कि फ़ैसले महफूज किए गए, लेकिन हमने देखा कि जो ज़िला वस्ती है वहाँ पर रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो है वो फ़ैसले सुना दिए गए थे। तो उसी वक्त बता दिया गया कि आपका जो है कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। MQM के जमाल अहमद थे, उनको बता दिया गया कि आपके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं असलम खान, उन्हें भी बताया गया कि आपके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। उन्होंने भी बाहर आकर हमें बताया कि मेरे कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए। तो लेकिन महफूज ही हुए, मनसूख तो नहीं हुए, और अभी तो 30 तारीख तक का ये वक्त है, इसमें ये फैसले जारी भी हो जाएंगे। अलबत्ता ये जो मामला है सिंध में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की जांच पड़ताल का स्क्रूटनी का वो जारी है, कुछ शिकायत भी हैं, लेकिन ऑल्दो देखते हैं कि उनको किस तरह से दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सिंध में मजमूई तौर पर जो सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं उनके कागजात इस वक्त स्क्रूटनी के मरहले से गुजर रहे हैं, और सिंध से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो हल्का NA 2 कागजात मंजूर भी हुए हैं। नवाबशाह में साबिक सदर ने गुफ्तगू की है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने, और उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। तो क्या कह रहे हैं, सुने। PTI जो सा मुस्तकबिल है सर, PTI का क्या मुस्तकबिल है ये बता। PTI को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत आए थे, मेहनत करें। तो तहरीक इंसाफ को मेहनत करनी चाहिए, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी कैंपेन ये करी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो का नाम वो नहीं लेते क्योंकि वो शायद अभी तक अंडर ट्रेनिंग ही हैं। खैर, माजी के मुकाबले में आज रोटी कपड़ा और मकान की अशद ज़रूरत महसूस हो रही है साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को। उनका कहना था कि पहले तो 35,000 की तनख्वाह में गुजारा हो जाता था, अब ये तनख्वाहें डबल करना होंगी, 5 सालों में हमें तनख्वाहें दुगनी करना होंगी। नवाबशाह में एक तकरीब में वो मौजूद थे, वो क्या कह रहे थे उनको भी सुने। ख्वाब जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के थी यहाँ के ख़वातीन के लिए, उस ख्वाब को यहाँ के आप बख्तावर कैडेट कॉलेजेस के जो कैडेट है आप वो ख्वाब पूरा कर रहे हो, उस पे हम आप पे फ़ख्र भी करते हैं। आप ही ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। जो भी आप टीवी पे हमारे जो पुराने सियासतदान हैं उनको देखते रहते हैं, वो तो पाकिस्तान का माजी है। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे और उस मुल्क का तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। उम्मीद है कि यहाँ जो मेरे सामने तमाम कैडेट्स खड़े हैं वो भी पाकिस्तान की तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। हमारा मुल्क इस वक्त एक मुश्किल से काफ़ी मसाइल का मुकाबला हम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हम पाकिस्तान के अवाम के काफ़ी जो तकलीफ है, जो मसले हैं, उसको हम हल कर सकते हैं अगर हम मिलके मेहनत करते हैं
ایک ہو کے محنت کرتے ہیں, تقسیم, نفرت, گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہم پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے. بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو آپ کے سامنے ہے. وہ آج بھی بزرگ سیاستدانوں کو ماضی قرار دے رہے ہیں اور مستقبل کے مسائل کے حل کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں سے پوچھا تو جا سکتا ہے, بات چیت کی جا سکتی ہے, سمجھا جا سکتا ہے معاملات کو, لیکن یہ بزرگ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. خیر, پیپلز پارٹی کے ایک بزرگ مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر سید خورشید شاہ جو ہیں, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے یا نہ ملے, جو فیلڈ ملی ہے اسی پر کھیلیں گے. ملک میں الیکشن ہوں گے تو سیکیورٹی کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. ان کو بھی سنیں. دیکھیں, اب ہم الیکشن پہ ہیں, اب جو بھی فیلڈ ہے ہم اس فیلڈ پہ کھیلیں گے. جو بات ریکارڈ کرانی تھی لیڈرشپ میں ہم نے ریکارڈ کرا دی. اب کوئی فیلڈ کا مسئلہ نہیں ہے کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اب الیکشن ہونی چاہیے ٹائم پہ. جبکہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے جو سربراہ ہیں پرویز خٹک, انہوں نے کہا ہے کہ بلے کے انتخابی نشان کی آفر آئی لیکن میں نے انکار کر دیا. وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں, ان کو بھی سن لیں. میری نیت صاف ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کو ایسی شکست ملے گی کہ یاد کریں گے. یہ یاد رکھنا 8 تاریخ کو. مجھے آفر ہوئی تھی بلے کی, میں نے انکار کر دیا. میں نے ریٹرن دیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. تو بلے کی آفر جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو ہوئی ہے. ان کی پرانی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان بلہ تھا اور اس بلے پر وہ وزیر اعلیٰ بھی بنے اور پھر وزیر دفاع بھی بنے, لیکن اب وہ بلے کے ساتھ ہیں ہی نہیں اور بلہ چاہتے بھی نہیں ہیں. خیر, مشکلات کا حل جمہوریت ہے, مذاکرات اور قانون کی حکمرانی میں ہے. آئین میں لکھا ہے کہ ملک کو منتخب نمائندے ہی چلائیں گے. 8 فروری 2024 کے بعد ملک اپنی منزل کی طرف چلے گا. وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے آج ایک تقریب سے خطاب کے دوران یہ کہا. ان کی گفتگو سنیے. یہ ملک ایک وفاقی جمہوریت سے ہی آگے چل سکتا ہے. ہمارا آئین وفاقی جمہوریت پر مبنی ہے اور یہی جو مشکلات ہیں اس کا حل ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ریاست اور کوئی حل نہیں ہے. انشاءاللہ جمعرات 8 فروری 2000 اپنی منزل کی طرف چلے گا. ملک اپنی منزل کی طرف انتخابات کے ذریعے چلے گا اور اس انتخاب میں امیدواروں کو قومی اسمبلی تک پہنچنے کے لیے اپنے ووٹر سے ووٹ چاہیے اور بلکہ دوسری سیاسی جماعتوں سے سپورٹ بھی چاہیے. شیخ رشید احمد کو یہ یقین ہے, راولپنڈی کے حلقوں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, انہیں یہ یقین ہے کہ تحریک انصاف سے انہیں ووٹ ملے گا. البتہ تحریک انصاف نے ان کے مد مقابل ایک امیدوار کھڑا کیا ہوا ہے, لیکن میڈیا سے گفتگو میں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے اچھے تعلقات ہیں, ہمیں ووٹ دے گی. اصلی اور نسلی ہوں, انہوں نے یہ بھی بتایا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج تک مجھ پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. 17 بار میں وزیر رہ چکا ہوں. ماضی میں 6 سے 7 مخالفین مد مقابل ہوتے تھے, اس بار 44 ہیں. سربراہ عوامی مسلم لیگ نے 6 فروری کو ایک ہی جلسہ کرنے کا اعلان کیا. الیکشن کیمپین کا جو لاسٹ ڈے ہوگا اس پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جلسہ کریں گے اور ان کا ایک جلسہ کافی رہے گا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چلے کے بعد جب شیخ رشید احمد واپس آئے تو انہوں نے اپنے سابق وزیر اعظم پر, جن کی کابینہ میں وہ 17ویں بار وزیر اعظم تھے, ان پر تنقید کی اور ان کے معاملات سے متعلق بات چیت کی. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انہیں ووٹ دے گی, پی ٹی آئی کی طرف سے انہیں ووٹ ملے گا. آلدو ان کا جو حلقہ ہے اس میں پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار یعنی ان کی طرف سے کسی نے کاغذات جمع کروائے ہیں, تو یہ دلچسپ صورتحال ہے. البتہ پچھلے دنوں پرویز الہی سے ان کا آمنا سامنا ہوا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں, وہاں جھپی ڈالی گئی تھی اور خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی تھی. لیکن خیر, اس انتخابی موسم میں دعوے ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو وعدے ہیں وہ کس طرف سے ہو رہے ہیں اور ان وعدوں پر عمل درآمد کی کیا صورت بنتی ہے تو 8 فروری 2024 کو پتہ چلے گا. محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادل صاحب بہت شکریہ. یقینی طور پر معاملات بڑے دلچسپ ہیں. حیرانی کی بات یہ ہے کہ شیخ رشید کو پی ٹی آئی کے ووٹ بینک سے امید ہے, انہوں نے ان کے خلاف امیدوار بھی اتارا ہوا ہے. پرویز خٹک کو بلے کا نشان مل رہا تھا, انہوں نے نہیں لیا. تو اس وقت جو انتخابی گہما گہمی ہے اس میں ماحول کلیئر ہے, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کلیئرٹی کی بات کر رہا ہوں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ کنفیوژن ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو سب کچھ مل گیا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی پتہ نہیں, موڈ چینج ہو جائے گا. تو کلیئرٹی کس حد تک ہے؟ 8 فروری پر ہمیں ہے, وہ تو پتھر پر لکیر ہے. 8 فروری کے فیصلوں سے متعلق کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں, کلیئرٹی جو تو تھی لوگوں کو پہلے, لیکن اب اتفاق سے 2 دن پہلے ایک سرپرائز فیصلہ عدلیہ کا آیا, اس کی وجہ سے ان ایکسپیکٹڈ تھا پولیٹیکل جماعتوں کے لیے,
اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ پھر معصوم کا جو الفاظ معزز جج صاحب نے استعمال کیا تھا اس کے اوپر کافی واویلا ہوا. تو ابھی بہت سارے معاملات ہیں الیکشن سے پہلے. جیسے جیسے 8 فروری نزدیک آ رہی ہے, ایک طرف تو پولیٹیکل گہما گہمی بڑھ رہی ہے, جوڑ توڑ جو ہے اپنے آخری اس پہ ہے, بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے, بہت سارے کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جو ہے اس میں اگر کوئی سرپرائز اس وقت آ سکتا ہے تو وہ عدالتی فیصلے ہیں, کیونکہ جو معزز عدلیہ ہے اس وقت وہ یقینی طور پر 2018 کی عدلیہ سے بہت مختلف ہے. تو ابھی تو صرف ایک معاملے پہ آیا ہے, ابھی بہت سارے معاملات جو ہے اس عدالت تک جانے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت دو طرح کے بیانیے ہیں عدالتوں کے خلاف. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف تحریک انصاف بنا رہی ہے, دوسری جو جماعتیں ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ کے کچھ جو ریلیف ملا تھا تحریک انصاف کو اس کے خلاف انہوں نے ایک معصوم پر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی. تو ابھی جیسے جیسے وقت الیکشن کا نزدیک آ رہا ہے, ایک طرف الیکشن ہے, دوسری طرف انصاف کے جو مراحل ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ اس طرح سے پایہ تکمیل تک نہ پہنچے جیسا سوچا جا رہا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں آنے والے دنوں میں تبدیل ہوتی ہیں. چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائزز جو ہیں وہ عدلیہ کی طرف سے آ سکتے ہیں, تو اس پر بھی ہم نظر رکھیں گے. لیکن ایک کیونکہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ مکمل ہو گیا اور اب تو اسکروٹنی کے پروسیس میں جا چکے ہیں, اگر ہم اس انتخابی پروسیس پر ایک نظر ڈالیں تو مجموعی طور پر یہ جو کاغذات جمع ہوئے ہیں اس میں آپ کو وہی پرانے چہرے, پرانے لوگ, وہ الیکٹیبلز اور وہ تمام لوگ نظر آئیں گے کہ جن کو ہم اس سیاست میں دیکھ رہے ہیں, اور دیکھتے دیکھتے آپ کے بال سفید ہو گئے, میرے ہونا شروع ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ جو نئے لوگوں کو لانے کے دعوے ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے بزرگ جو ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہیں, وہ بھی بزرگوں کو ہی موقع دیتا ہے. جو نوجوانوں کو کیٹر کر کے آگے لانے کی باتیں کرتے تھے ان کی طرف سے بھی سارے کالے کوٹ والے جو ہیں وہ امیدوار بنتے نظر آ رہے ہیں. تو بس نیا سال, نیا الیکشن ہے, باقی تو تمام مراحل, مسائل بھی وہی ہیں اور مراحل بھی وہی ہیں اور چہرے بھی وہی ہیں. تو اس میں اس الیکشن میں کچھ نیا ڈھونڈ سکیں آپ ابھی تک عادل صاحب؟ نہیں, بالکل کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے. صرف جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے. کسی کو ان کیا جا رہا ہے, کسی کو آؤٹ کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کا 5 دہائیوں کے بعد آج جو بلاول نے بات کی, گو کہ وہ نوجوان سیاست کی بات تو کرتے ہیں لیکن آج بھی 5 دہائیوں کے بعد وہ ذوالفقار بھٹو والا روٹی کپڑا مکان والا جو ہے وہ نعرہ آج بھی انہوں نے لگایا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ معیشت کی بات کرتی ہے. بدقسمتی سے یہی پولیٹیکل جماعتیں جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو یہ معیشت کو ٹھیک کرنے کی دعوت دار ہوتی ہیں. اقتدار سے نکلتے ہی ان کا الزام جو ہے دوسری جماعتوں کے اوپر لگتا ہے کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. تو کچھ نہیں بدلا پاکستان کی سیاست میں. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پاکستان کی جو سیاست ہے نا وہ بیسیکلی کسی اور کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. اسی لیے ہمیں وہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ ہر دفعہ جو ہے وہ بلیک ہارس کی صورت میں نظر آتے ہیں. وہ جس طرف اپنا بوجھ ڈال دیں تو وہ اس کے لیے امکانات بڑھ جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ہے, جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں, نامینیشن پیپر منظور ہو رہے ہیں, جیسے جیسے امیدواروں کے آمنے سامنے آنے کے جو میدان نظر آ رہا ہے, اس کے بعد سے حالات جو ہے وہ اب پتہ چلے گا کہ پولیٹیکل کمپین جو ہے, جلسے جلوس جو ہے وہ کتنے آزادانہ طور پر جو ہے وہ یقیناً یہ تو ایک سوال رہے گا نا, اور اس کا جواب تو گیون ڈے پہ ملے گا. لیکن ایک چیز اور ہے, جو الزامات تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر اس کو کیسے دھو پائیں گی. یہ تو ابھی شروع ہوا ہے سیاست کا جو دوسرا مرحلہ ہے, الیکشن کا دوسرا مرحلہ جو ہے, اور تیسرا اور آخری مرحلہ تو 8 فروری کو ہوگا. اس دن دیکھیں گے کہ کتنا ٹرن آؤٹ ہوگا جو نتیجہ خیز ہو سکتا ہے, اور کیا وہ ان لوگوں کی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, اگر اس کے نتائج اس طرح سے نہیں نکلے جیسے سوچے گئے تھے تو پھر اس کے بعد کیا حالات ہوں گے. اور آج یقیناً وہ پھر حالات دلچسپ ہوں گے. اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ووٹر ان کو جو ہے عادل صاحب مجھے سن ہی نہیں پا رہے ہیں, عادل صاحب غالباً مجھے سن ہی نہیں پا رہے ہیں. خیر عادل صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جو سیاسی نقشہ ہے اور الیکشن کا نقشہ ہے وہ ہم کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے. اس میں سیاسی جماعتیں, سیاسی امیدوار اور الیکٹیبلز اپنی جگہ موجود ہیں. ووٹر تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے کہ بہتر ہوا ہے, چینج ہوا ہے یا میچور ہوا ہے اب, لیکن وہ اب گیون ڈے پہ پتہ چلے گا 8 فروری 2024 کو کہ وہ کس حد تک ایکسپریسو بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا. خیر
یہ سارے معاملات ہیں سیاست کے اور اسکروٹنی کے معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری طرف کچھ قانونی شکنجوں کی ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ اشتہاریوں کو پناہ دینے والے پی ٹی آئی رہنما اس وقت قانون کے شکنجے میں ہیں۔ رحیم یار خان میں 5 رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق سابق ایم پی اے چودھری شفیق پر جاوید اقبال وڑائچ کو پناہ دینے کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ جاوید اقبال تھانہ ایئرپورٹ کے درج مقدمے میں اشتہاری ہیں۔ ادھر صادق آباد سے سجاد وڑائچ اور ندیم عباس چیمہ کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے۔ ضلعی صدر پی ٹی آئی رئیس محبوب احمد کو بھی اشتہاری ملزم کو پناہ دینا مہنگا پڑ گیا ہے۔ تو وہ مقدمات جس میں یہ رہنما مطلوب تھے پھر یہ پیش نہیں ہوئے، اشتہاری قرار پائے، ان اشتہاریوں کو کسی نے پناہ دی ہوئی تھی، اب ان پناہ دینے والوں کے خلاف آپ کہہ لیجئے کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے ٹکٹس کی تقسیم اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات پر مسلم لیگ نون کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ٹکٹس اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر پارٹی میں شدید اختلافات ہیں اور یہ اختلافات مزید شدت اختیار کریں گے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکثر حلقوں میں مضبوط لیگی امیدواروں کی موجودگی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو کھٹائی میں ڈال دیا ہے۔ استحکام پاکستان، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ قاف کے مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے زیادہ نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن نہیں ہے اور یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے کراچی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کے مد مقابل جو ہے وہ شہباز شریف نے کاغذات جمع کروا دیے۔ اسی طرح استحکام پاکستان کی جو خواہشات تھیں ان کو بھی انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ گجرات میں بھی مسلم لیگ قاف کی خواہشات کو انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ معاملات کیا ہیں؟ اخلاق احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا تفصیل جان لیتے ہیں۔ اخلاق کہیے گا، یہ جب یہ اتفاق اور اتحاد ہو رہے تھے تب یہ بات کہی جا رہی تھی، ہم بھی بار بار یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ بہت جلدی ہو گیا۔ اس وقت نون لیگ نے اپنی ورکنگ کیے بغیر ہاتھ میں لا لی اور اب جب اپنی ورکنگ کی تو پتہ چلا کہ اپنے امیدوار اتنے کہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ معاملات ہیں کیا؟ کس سے کس حد تک بگڑ گئے؟ جی بالکل، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور دیگر شادی جماعتوں کے ساتھ ان کے معاملات طے پا جائیں گے، لیکن اب تو صورت وہ یہ ہے کہ ٹکٹوں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر پارٹی میں اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کرنے لگے ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکثر و بیشتر حلقوں میں مضبوط لیگی امیدواروں کی موجودگی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو جو ہے وہ کھٹائی میں ڈال دی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق استحکام پاکستان پارٹی، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ قاف مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ ظاہر نظر آ رہا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی ممکنہ اتحادی جماعتوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بہت زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے لیے زیادہ نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ممکن نہیں لگ رہی اور آئی پی سی نون لیگ سے پنجاب کی قومی اسمبلی کی 20 اور پنجاب اسمبلی کی جو ہے وہ 40 سے زائد نشستوں کی ڈیمانڈ کر رکھی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون آئی پی سی کو ان کی ڈیمانڈ کا صرف 10% حصہ ہی دینے کو بمشکل تیار ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے آئی پی پی کو قومی اسمبلی کی 2 اور پنجاب اسمبلی کی صرف 5 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر حمایت جو ہے وہ ابھی تک ظاہر کی ہے اور مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ قاف کے ساتھ معاملہ طے کرنے میں سب سے زیادہ آسانی جو ہے وہ بظاہر نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ قاف نے پہلے زیادہ ڈیمانڈ کی لیکن بعد میں مسلم لیگ نون کی آفر پر حمایت جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے اور مسلم لیگ نون کے قاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملہ تقریباً 80% جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں اور مسلم لیگ نون مسلم لیگ قاف کو قومی اسمبلی کی 3 اور پنجاب اسمبلی کی 4 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے۔ ذرائع کے مطابق قاف لیگ نے مسلم لیگ نون سے قومی اسمبلی کی مزید 2 اور پنجاب اسمبلی کی 5 نشستوں پر سب جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ڈیمانڈ کر رکھی ہے۔ پنجاب میں الیکٹیبل کی شمولیت میں بھی مسلم لیگ نون کی مشکلات میں مزید اضافہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک جانب تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہیں، جبکہ دوسری جانب جو الیکٹیبل کو انہوں نے اپنی جماعت میں لیا ہے وہاں پر بھی مشکلات نظر آ رہی ہیں اور اس حوالے سے الیکٹیبل والے حلقوں میں مقامی لیگی رہنماؤں میں جو ہے وہ ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت میں انتخابی میدان میں اترنے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے اور ایم کیو ایم سے بھی مسلم لیگ نون کے انتخابی جہاد کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ ایم کیو ایم کراچی سمیت سندھ میں اینٹی پیپلز پارٹی اتحاد قائم کرنے پر اتفاق رائے کے باوجود معاملات آگے نہیں۔ ایک دوسرے کے مد مقابل امیدوار اتارے جا رہے ہیں اور ابھی بھی صرف قاف لیگ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 80% آپ بتا رہے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے استحکام پاکستان کے ساتھ معاملات کو بہت اچھے نہیں ہیں، ان کی خواہشات زیادہ تھیں اور مسلم لیگ نون جو انہیں آفر کر رہی ہے وہ نمبر بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی بہت کم ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ استحکام کے ساتھ معاملات کس حد تک مستحکم ہوتے ہیں اور دوسری طرف ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ مل کر یا جی ڈی اے کے ساتھ مل کر جو اینٹی پیپلز پارٹی کیمپین سندھ میں چلانی ہے وہ کس حد تک سنبھالی جاتی ہے نہیں ہوتی، اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو پھر سندھ میں پیپلز پارٹی کا فائدہ ہوگا اور یہاں پر مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ٹف ٹائم ملے گا۔
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और इस घंटे में हम बात करने जा रहे हैं उन उम्मीदवारों की कि जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए और 28,000 से ज़ायद उन उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ जो महकमे हैं, नैब, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये स्क्रूटनी के इस प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत कर रहे हैं। अब तक किस किस के कागजात मंजूर हुए, किसके कागजात की मंजूरी का फ़ैसला महफूज हुआ है और कौन अभी तक स्क्रूटनी के प्रोसेस में शामिल नहीं हुआ है या कहीं कुछ शिकायत हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। इस बीच जो दावे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से या अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जो पेश किया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। बल्ले के निशान को लेकर आज परवेज़ खटक ने एक दावा किया है, वो क्या बताते हैं उनको भी सुनेंगे। शेख रशीद को ये क्यों यकीन है कि तहरीक इंसाफ वाले उन्हें वोट देंगे, गो के तहरीक इंसाफ ने उनके मद्दे मुकाबले एक उम्मीदवार उतारा है। साथ ही साथ जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात हैं, इंतखाबी इत्तेहाद है और इत्तफाक है, वो क्यों खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है और मुस्लिम लीग नून अपने दोस्तों को इस अर्ली स्टेज पे क्यों नाराज़ कर रही है, क्या वजूहात हैं, दोस्तों की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कितनी सीट्स मांग रहे हैं, नून लीग कितनी देना चाह रही है, इसको भी शामिल करेंगे। जबकि दूसरी तरफ गज़ा में से सख्ती बिलखती इंसानियत का भी जायज़ा लेंगे। 7 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड ये सूरत हाल है। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, बच्चे मारे जा चुके हैं और दुनिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। अब तक जंगबंदी के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए सिवाय उस 5 रोज़ा जंगबंदी के जो एक बार हुई और कैदियों का तबादला हुआ, लेकिन इसके बाद दोबारा अभी तक जंगबंदी की कोई सूरत बनती नज़र नहीं आ रही। ये सब न्यूज़ रूम का हिस्सा होगा, लेकिन पहले जो अंदरूनी मामलात हैं उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ख़ासतौर पर इस वक्त आज स्क्रूटनी का पहला दिन है और इंतखाबी अमल के दूसरे मरहले का बाकायदा तौर पर मुल्क भर में आगाज़ हो चुका है। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए जिन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्का NA 207 नवाब शाह से कागजात जमा करवाए थे जो कि मंजूर कर लिए गए हैं। NA 121 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर के कागजात मंजूर हुए हैं। उनकी जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया है और अब से कुछ देर बाद ऐलान हो जाएगा उसकी मंजूरी का भी। PP के रहनुमा हैं जुल्फ़िकार अली बदर, उन्होंने पंजाब असम्बली के हल्के 162 से कागजात जमा करवाए, जाँच पड़ताल उनकी भी मुकम्मल हो गई है। आज़ाद उम्मीदवार हैं असगर अली, उन्होंने NA 121 से कागजात जो हैं वो मंजूरी के लिए दिए थे, जमा करवा दिए थे, जाँच पड़ताल बताया जा रहा है उनकी भी मुकम्मल हो गई है। शाजिया मरी के कागजात मंजूर हो गए हैं। निसार खोड़ो ने भी PS 11 लाड़काना से कागजात जमा करवाए थे, वो भी मंजूर हो चुके हैं। जबकि सिंध असम्बली की ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें सादिया जावेद हैं, तंजीला कमरानी हैं, शाजिया सिंघार के कागजात मंजूर हुए हैं, दुरुस्त करार पाए हैं। जबकि दूसरी तरफ कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ जो एपेलेट फ़ोरम है वो अपना काम शुरू कर देगा। 3 जनवरी तक इस एपेलेट फ़ोरम से रुजू किया जा सकेगा। फ़ैसला 10 जनवरी तक करने के पाबंद होंगे और फिर उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को आवेज़ा होगी। 12 तारीख तक वक्त होगा, कोई अपने कागजात वापस लेना चाहता है तो ले ले। फिर 13 जनवरी को एक फ़ाइनलिस्ट विद आप कह लीजिए इंतखाबी निशान जो जिसका सिंबल होगा इलेक्शन का वो जारी कर दिया जाएगा और तब तक के लिए वक्त है सियासी जमातों के पास कि वो सीट एडजस्टमेंट के मामलात को तय करें और अपने हल्के में जो जिसको नामजद किया उसके जो कौन तगड़ा उम्मीदवार है, किसको टिकट देनी है, इन सारे मामलात को सियासी जमातें फाइनलाइज करती हुई नज़र आ रही होंगी। खैर, आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की नैब स्क्रूटनी भी हो रही है। जैसे हमने जिक्र किया, स्क्रूटनी का प्रोसेस है, इसमें नैब, FBR, स्टेट बैंक और दीगर जो मुतल्लिक़ा महकमे हैं वो कंट्रीब्यूट करें। नैब की स्क्रूटनी में साबिक़ वज़ीर आज़म, कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत तमाम लीगी उम्मीदवार क्लियर करार पाए हैं। ज़राए के मुताबिक नैब हेडक्वार्टर्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत के लिए खुसूसी सेल बनाया गया है और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रूटनी भी यहाँ पर हो रही है। नैब हेडक्वार्टर्स में कायम सेल की तमाम ब्यूरो मुआवनत कराए और इलेक्शन कमीशन से मौसूल होने वाली जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है उसका यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है। तो नैब जो एंटी करप्शन के मामलात को देखता है, आमदन से ज़ायद असासों के मामलात को देखता है, बदउनवानी के मामलात को देखता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के उनसे इस डाटा को चेक किया जा रहा है और क्रॉस चेक किया जा रहा है कि अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम है तो उसको देख लिया जाए और फिर इस इंतहाई इनिशियल प्रोसेस में उसको इस सिस्टम से आउट कर दिया जाए। और मुस्लिम लीग नून के अलबत्ता जो उम्मीदवार हैं वो क्लियर करार पाए हैं। ऑल दो 2018 के इलेक्शन में ये उम्मीदवार नैब के केसेस की वजह से नाअहल भी थे और इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। खैर, मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का प्रोसेस जारी है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कुल 859 सीटों पर PTI के हिमायत याफ्ता सबसे ज़्यादा 2434 उम्मीदवारों ने अब तक कागजात जमा करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से या मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता 2134 उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1651 और TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 1400
78 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं या उनके बिहाफ पर इतने लोगों ने, इस नंबर ने कागजात जमा करवाए हैं। तो तहरीक इंसाफ की तादाद इसमें ज़्यादा है क्योंकि अभी तक उनके बल्ले के निशान को लेकर मामलात हैं, कुछ पार्टी के तंजीमी मामलात हैं। तो एक हल्के से 3-3, 4-4 उम्मीदवारों ने भी कागजात जमा करवाए हैं कि पता नहीं कब किसकी लॉटरी निकला है। खैर, मुल्क भर में इंतखाबी दंगल के लिए मैदान सज रहे हैं। लाहौर की कौमी असम्बली की जो 14 नशिस्तें हैं उस पर कितने उम्मीदवार मैदान में उतरे, ज़रा आप ये भी देख लीजिए। 470 उम्मीदवार हैं 14 नशिस्तों के लिए। कराची में जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उस पर 3,365 उम्मीदवार कागजात जमा करवा चुके हैं, स्क्रूटनी के प्रोसेस में हैं। हैदराबाद में 446 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। उधर इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की तादाद 209 है। मुल्तान से 400 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। गुजरांवाला की बात करें तो यहाँ पर 600 से ज़ायद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फैसलाबाद से 690 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। कुछ आज़ाद हैसियत में हैं, कुछ सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं। तो अब ये इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन कौन कहाँ किसके मद्दे मुकाबिल होगा, ज़रा इसका भी जायज़ा ले लेते हैं। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सियासी हरीफ या हलीफ एक हल्के में है, कौन कहाँ है, ज़रा इसका एक जायज़ा लें। तो नाम फाइनल हो चुके हैं, लिस्ट भी आ चुके हैं, कागजात जमा हो चुके हैं, मंजूरी के मरहले में। NA 130 लाहौर में साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का मुकाबला होने जा रहा है यास्मीन राशिद से। यहाँ पर यास्मीन राशिद उनके मद्दे मुकाबिल हैं। NA 15 मानसेरा में PTI के आज़म स्वाति और कायद नून लीग मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आमने सामने होंगे। मुफ्ती किफ़ायत को यहाँ JUI ने टिकट दिया है। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ 6 हल्कों से मैदान में उतर रही हैं। NA 119, 120 और पंजाब असम्बली के 4 हल्के शामिल हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्का NA 123, 132 और 242 का इंतखाबी मैदान चुना है, जबकि 2 सूबाई असम्बली के हल्कों से पंजाब के उन्होंने कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ 7 हल्के, मरियम नवाज़ 6 हल्के और शहबाज शरीफ जो हैं वो 5 हल्कों से इंतखाब में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सर्द मौसम में सियासी पारा हाई है, मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। बिलावल भुट्टो भी इस इंतखाबी प्रोसेस में अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और अपने कागजात जमा करवा चुके हैं। हल्का NA 127 लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा NA 196 कमर से भी उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं और लाड़काना से भी उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। मौलाना फजल रहमान NA 44 DI खान से किस्मत आजमाई करेंगे, जबकि वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी NA 150 मुल्तान से उम्मीदवार हैं। हिना रब्बानी खर साबिक़ वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा, उन्होंने 180 NA 180 कोट अद्दू से इंतखाब लड़ने का फ़ैसला किया है। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची के 3 हल्कों से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 1 हल्के से उम्मीदवार हैं, जबकि अलीम खान भी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं कौमी और सूबाई असम्बली के लिए। जहांगीर खान तरीन के साहबजादी लोधरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे और साहबजादी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के भी जो बेटे हैं वो भी मुल्तान से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी लिस्ट जारी हो चुकी हैं, कौन कहाँ होगा ये फाइनलाइज़ हुआ है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM ने जो अपने फ़ाइनल नाम हैं, जो लिस्ट्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दी हैं। नून लीग की लिस्ट में 20 ख़वातीन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसमें ताहिरा औरंगज़ेब का नाम सर फहरिस्त है। दोनों लिस्ट में, नेशनल में भी प्रोविंशियल में भी, शाइस्ता परवेज़ मलिक का नाम दूसरे नंबर पर है। मरियम औरंगज़ेब भी अगेन दोनों लिस्ट में मौजूद हैं, नेशनल में भी और प्रोविंशियल में भी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से शाजिया मरी हैं, नफीसा शाह हैं, शगुफ्ता जवानी हैं और दीगर नाम हैं। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी के रुकन आसिया इसहाक़, डॉक्टर निगहत शकील और सबीन गौरी और दीगर के नामों की एक फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी है। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में जो अक़लियती नशिस्तें होंगी उसकी भी तरजीही लिस्ट जमा करवा दी है। तो जनरल असम्बली का जो कोटा हो, जनरल सीट्स का जो कोटा होगा, डायरेक्ट जो इलेक्शन के ज़रिए हासिल की जाएंगी इन सियासी जमातों की जानिब से, उसके अगेंस्ट फिर ये मखसूस नशिस्तें अलॉट होती हैं और जो सबसे बड़ी सियासी जमात होगी उसके पास सबसे ज़्यादा नंबर होगा मखसूस नशिस्तों का। एंड अगेन ये इस तरह से सिंपल मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन के ज़रिए चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। खैर, जहाँ एक तरफ सियासी जमातें अपनी लिस्ट जमा करवा रही हैं, मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवार कागजात जमा करवा चुके, स्क्रूटनी हो रही है, वहीं इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो लेटेस्ट डाटा है सियासी जमातों का, उसके पास कितनी रजिस्टर्ड हैं उसकी एक ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी की है, जिसमें सियासी जमातों का नंबर है 175, 175। बानी तहरीक इंसाफ का पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से नाम खारिज कर दिया गया है। PTI को बग़ैर क़यादत के यहाँ ज़ाहिर किया गया है। परवेज़ खटक की जमात जो है PTI पार्लियामेंटेरियंस, उसे भी बतौर सियासी जमात इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर जो तरजीही लिस्ट थी उसे
روک دیا ہے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے اور اس میں بلے کے نشان کا مسئلہ ہے اور پھر اس میں اسی لیے پھر چیئرمین بھی موجود نہیں ہیں, ساری چیزیں کالعدم ہو چکی ہیں. آلدو کہ تحریک انصاف اس سارے معاملے کو لے کر اپیلیٹ فورم پر جا رہی ہے. تو خیر معاملات کیا ہیں ذرا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندے ہیں PNN کے, ذرا ان سے بات کرتے ہیں, معاملات کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, آسان کرتے ہیں. شیراز کہیے گا, یقینی طور پر اسکروٹنی کا پروسیس اس وقت چل رہا ہے, ماحول کیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کتنا متحرک ہے, کتنا فعال ہے, کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے امید, جس طرح آپ نے بتایا بھی انٹرو میں کہ اس وقت جو موسم ہے وہ تو سرد ہے, لیکن جو سیاسی موسم ہے, سیاسی ماحول ہے وہ انتہائی گرم ہو چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف پولیٹیکل لیڈرز ہیں, جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہیں, انہوں نے مختلف مقامات سے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں انتخابات لڑنے کے لیے اور اپنی تیاریاں جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے. جس طرح آپ نے بات کی قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی, اس دفعہ جو مانسہرہ سے وہ انتخابات لڑ رہے ہیں, ظاہری بات ہے وہ حلقہ ہے جو کہ بہت محرومیوں کا شکار رہا ہے, اور اس دفعہ وہاں پر جو مقابلہ ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا, کیونکہ ایک طرف سے نواز شریف جو ہے وہ میدان میں اترے ہیں تو ان کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام نے مفتی کفایت اللہ کو میدان میں اتارا ہے. گو کہ وہ متحرک ہے جمعیت علماء اسلام میں اور خاصا ووٹ بینک بھی ہے مانسہرہ میں ان کا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے اعظم سواتی جو ہے میدان میں اترے ہیں, تو ان کا بھی کافی جو ہے وہاں پر ووٹ بینک ہے, اور خاص طور پر جو سواتی قبیلہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے. تو جو مانسہرہ کا حلقہ ہے وہاں پر تو گھانٹے کا مقابلہ ہوگا اور نواز شریف کو ٹف ٹائم بھی جو ہے وہاں سے دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ میں ذرا بات کروں اسلام آباد کے حوالے سے, تو اسلام آباد میں چونکہ الیکشن کمیشن کا آفس بھی ہے, یہاں پر بھی سرگرمیاں ہم نے جو ہے مانیٹر بھی کی, دیکھا بھی, انتخابات سر آپ نے سوال بھی کیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے, تو ان کی جانب سے تو انتظامات مکمل ہے, تیاریاں مکمل ہے, لیکن جو امیدواران ہے وہ ایک دوسرے پر پنجہ آزمائی کے لیے تیار ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے اسلام آباد میں بھی بڑے بڑے نام جو ہے میدان میں اتارے ہیں. جماعت اسلامی کی جانب سے چونکہ ظاہری بات ہے باقی پارٹیوں کی طرح مذہبی جماعتوں کا بھی اسلام آباد میں ایک ووٹ بینک ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ایشوز پر جو مذہبی جماعتوں کے رہنما ہے وہ بھی بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کی جانب سے تینوں حلقوں پر جو ہے اپنے امیدواران انہوں نے سامنے لائے ہیں. میاں محمد اسلم کو جو ہے نامزد کیا گیا ہے, اس کے علاوہ جو چودھری صاحب ہے ان کو بھی جو ہے اس دفعہ جماعت اسلامی کی طرف سے سیٹ پر جو ہے ان کو NA47 میں جو ہے کاشف چودھری صاحب ان کو جو ہے اتارا ہے. اس کے علاوہ NA48 پر جو ہے جماعت اسلامی نے ملک عبدالعزیز کو جو ہے اتارا ہے, جو کہ وہ بھی ایک خاص طور پر جو ہے بہت مقبول ہے اسلام آباد میں, اور ایک خاص ووٹ بینک جو ہے وہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں جمعیت علماء اسلام کی, تو ان کی طرف سے بھی تیاریاں مکمل ہے, اور مولانا فضل الرحمان بھی اس دفعہ کافی متحرک ہے. وہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ وہ اس دفعہ DI خان کے ساتھ ساتھ پشین سے بھی انتخابات میں جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں, اور اس دفعہ مولانا فضل الرحمان کافی جو ہے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں اپنی پارٹی کو لے کر. چیز ہے جو ہم شاید سیٹرڈے کو ڈسکس کر رہے تھے یا فرائیڈے کو غلام مرتضیٰ صاحب کے ساتھ, بیروشیف صاحب کے ساتھ, وہ یہ کہ شاہد خاقان عباسی خود تو انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے, نہ ان کا انٹرسٹ تھا, اور مری کا جو ان کا حلقہ ہے وہ بڑا مضبوط تصور ہوتا ہے وہاں پر. تو ان کے صاحبزادے سے متعلق بتایا جا رہا تھا کہ وہ شاید الیکشن لڑنے کے لیے راضی ہو گئے تھے مقامی عمائدین کے کہنے پہ. تو کیا خبر ہے وہاں کی؟ پھر شاہد خاقان عباسی کے صاحبزادے ہی ہیں وہاں سے؟ دیکھیے عبید, شاہد خاقان عباسی سے میں PNN کے لیے ہی انٹرویو کر رہا تھا, اور انہوں نے یہ بات PNN کے ساتھ ہی کی تھی کہ وہ اس بار جو ہے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. جب میں نے کوشچن کیا کہ وجوہات کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے, تو اس کو دیکھ کر اس تناظر میں اس بار جو ہے انتخابات میں حصہ نہیں لوں گا. لیکن کل سرائے کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس بار ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ مری سے انتخابات لڑیں گے, اور ان کے صاحبزادے جو ہے وہ مری سے ان کی جگہ پر جو ہے وہ انتخابات لڑ سکتا. ہم جب میں نے شاہد خاقان عباسی سے ناراضگی کی وجوہات پوچھی کہ وہ ظاہری بات ہے کچھ عرصے سے پاکستان مسلم لیگ نون میں وہ ایکٹیو نہیں تھے, جب انہوں نے مسلم لیگ نون سے راہ الگ کی تھی اس سے قبل کی بات ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب مجھے میاں صاحب بلائیں گے تو میں پارٹی میں آ جاؤں گا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے راہ بھی الگ کر لی تھی, اور اب جو ہے ان کا صاحبزادہ مری سے جو ہے وہ انتخابات لڑیں گے, کہ وہ بھی جو ہے کافی ٹف ٹائم دے سکتا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے شاہد خاقان عباسی نے بہت کام کیے ہیں مری میں. تو اس دفعہ وہاں کی بھی جو سچویشن ہے وہ بھی کافی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو. اگر وہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے انتخابات لڑیں گے, تو مسلم لیگ نون کو اور دیگر پارٹیوں کو جو ہے مری سے وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد کی اگر ہم جی
प्लीज कंटिन्यू। जी बताएं इस्लामाबाद की क्या खबर दे रहा है? इस्लामाबाद की अगर हम उबैद बात कर ले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस दफ़ा उनकी तरफ से जो है वकला को जो है मैदान में उतारा जाएगा। उसके अलावा दीगर जमातें भी जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी है, पाकिस्तान हक पार्टी है, उसके अलावा मरकज़ी मुस्लिम लीग है। तो इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो भी इस दफ़ा हम देखेंगे कि यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला होगा। वो जो इस्लामाबाद से मुंतखब होगा तो वो भी आगे जाके, ज़ाहिर बात है हम देखते हैं इस्लामाबाद में काफ़ी मसाइल थे। कुछ दिन कबल की बात है, यहाँ पर डकैती के वारदात थे, राहज़नी के वारदात थे। उसके अलावा जो हम इस्लामाबाद के जो देही इलाके हैं वहाँ पर हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा पानी का वहाँ पर इशू है, सीवरेज लाइन के मसाइल है। तो जो लोग शराज एक अलमिया ये ना कि हम ये जो डकैती के मामलात हों या सड़कों की बनावट के मसले हों या पानी के मसाइल हों, इनको हम अपने मुंतखब अरकान असम्बली के साथ जोड़ देते हैं। ऑल्दो ये बल्दियात का सब्जेक्ट है और हमारे यहाँ बल्दियात का भी उस तरह से इस्टेब्लिश भी नहीं है और ये एक अलग डिबेट है। खैर एक ये भी एक दुख है, ये किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। खैर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शराज हमें अपडेट कर रहे थे, कह रहे हैं भाई इस्लामाबाद की तीनों सीट्स पर जो है वो कांटे का मुकाबला होगा। और मरी से शायद खाकान अब्बासी, वो जो इलेक्शन पर यकीन नहीं रखते और कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इसका हासिल वसूल कुछ नहीं होगा और मईशत को पहले ठीक करें, उनके बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं। खैर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह के मुताबिक सिंध में मजमूई तौर पर 9140 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और सिंध से कौमी असम्बली की जो 61 जनरल नशिस्तें हैं उसके लिए 2555 फॉर्म जमा हुए। सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तों के लिए 6585 कागजात जमा करवाए गए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का जो प्रोसेस है वो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। तमाम उम्मीदवार जो हैं वो ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, ये हिदायत की गई हैं। कहा गया है कि इंतखाबात के पुरअमन, साफ़, शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद के लिए तमाम तर वसाइल जो हैं वो बरूए कार लाए जाएंगे और मेक श्योर किया जाएगा कि जो इलेक्शन डे है और जो इलेक्शन प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो एज़ पर द बुक। खैर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस GDA ने सिंध से रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी का नाम लेकर उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सायरा बानो ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, वो क्या कह रही हैं, उन्हें क्या गिले शिकवे, ज़रा सुनें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपसे एक सवाल है कि आपके जो इलेक्शन कमीशन सिंध के निसार दुरानी साहब हैं, उनकी लॉ एसोसिएट की एक मेंबर साइमा आगा, उनका नाम पीपल्स पार्टी की जो सूबाई असम्बली की रिज़र्व सीट MPS में उनका नाम आया है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, तो क्या इस सूरत में उनको नवाजा गया है? तो इस किस्म की ये जो बातें हैं ये इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाती हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं आइंदा आम इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट के मामलात का, जैसे कि इब्तदाई में हवाला दिया था। इस सारे मामले को लेकर मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इजाफा हो गया। वो किस तरह से? पार्टी ज़राए के मुताबिक टिकट्स और सीट एडजस्टमेंट पर पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें अक्सर हलकों में मजबूत लीगी उम्मीदवारों की मौजूदगी में सीट एडजस्टमेंट जो है वो मुश्किल नज़र आ रही है, खटाई में डाल दिया बल्कि सीट एडजस्टमेंट को। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी MQM और मुस्लिम लीग क़ाफ के मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के खटाई में पड़ने के खदशात अब बढ़ गए। मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट मुमकिन ही नहीं लग रही है। यही वजह है कि जो हिस्सा मांगा जा रहा है इस्तेहकाम की तरफ से उससे बहुत कम वो कहते हैं कि आप ले लें। इसी तरह मुस्लिम लीग क़ाफ जो है वो ज़्यादा हिस्सा समझती है, उसका बनता है। मुस्लिम लीग नून कम ऑफ़र कर रही है। कराची में शहबाज शरीफ मुस्तफ़ा कमाल के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मामलात इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। खैर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हल्का NA 207 से कागजात जमा करवाए थे जो मंजूर हो गए। आज उन्होंने फिर मीडिया से गुफ्तगू की नवाब शाह में और उनका कहना यह था कि पीपल्स पार्टी का मुस्तक़बिल रोशन है, वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा, तहरीक इंसाफ को मेहनत करनी चाहिए। उनको सुने ज़रा। इंशाअल्लाह हम PTI जो सा मुस्तकबिल है सर, PTI का क्या मुस्तकबिल है ये बता। PTI को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत आए थे। जबकि माजी के मुकाबले में आज रोटी कपड़ा और मकान की अशद ज़रूरत है। पहले 35,000 की तनख्वाह में गुजारा हो जाता था, अब दुगना कमाना पड़ता है। महंगाई का मुकाबला करने के लिए 5 साल में तनख्वाहें दुगनी करना होंगी, ऐसा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाब शाह में एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि पुराने सियासतदान मुल्क का माजी हैं, पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। उनको भी सुने। जो भी आप टीवी पे हमारे पुराने सियासतदान हैं उनको देखते रहते हैं, वो तो पाकिस्तान का माजी है, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो। अगर हम मिलके मेहनत करते हैं
ایک ہو کے محنت کرتے ہیں, تقسیم, نفرت, گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہم پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے. تو بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں وہ بزرگ ہیں. بلاول سے پہلے ہم نے آپ کو آصف علی زرداری صاحب دکھائے, اور اب ہم آپ کو خورشید شاہ صاحب کی گفتگو سنواتے ہیں. آپ فیصلہ کریں کون بزرگ ہے کون جوان ہے. خیر, خورشید شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے یا نہ ملے, جو فیلڈ ملی ہے ہم اسی پر کھیلیں گے, اور ملک میں الیکشن ہوں گے تو سیکیورٹی کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. سنیں. الیکشن کے موڈ میں ہے. اب جو بھی فیلڈ ہے ہم اس فیلڈ پہ کھیلیں گے. جو بات ریکارڈ کرانے تھی دیکھ سکتے ہیں, ہم نے ریکارڈ کرا دی. اب کوئی فیلڈ کا مسئلہ نہیں ہے کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اب الیکشن ہونی چاہیے. دوسری طرف تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے جو سربراہ ہیں پرویز خٹک, انہوں نے آج دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بلے کے نشان کی آفر ہوئی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بہت سے آزاد دوست الیکشن لڑ رہے ہیں, آزاد امیدوار کامیابی کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ان کا دعویٰ بھی سنیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون ہے کون نہیں آتا ہے, یہ فیصلہ اللہ کرے گا. اگر میری نیت صاف ہے تو انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ ان کو ایسی شکست ملے گی کہ یاد کریں گے. یہ یاد رکھنا 8 تاریخ کو. مجھے آفر ہوئی تھی بلے کہ میں نے انکار کر دیا. میں نے ریٹرن دیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. خیر, نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے آج ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ مشکلات کا حل جمہوریت, مذاکرات اور قانون کی حکمرانی میں ہے. آئین میں لکھا ہے کہ ملک کو منتخب نمائندے ہی چلائیں گے. 8 فروری 2024 کے بعد ملک اپنی منزل کی طرف چلا جائے گا. یہ ملک ایک مضبوط وفاقی جمہوریت سے ہی آگے چل سکتا ہے. آئین وفاقی جمہوریت پر مبنی ہے اور یہی جو مشکلات ہیں اس کا حل ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ریاست اور کوئی حل نہیں ہے. انشاءاللہ جمعرات 8 فروری 2024 کو جب انتخابات ہوں گے تو یہ ملک اپنی منزل کی طرف چلے گا. جبکہ شیخ رشید احمد کو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کو تحریک انصاف سے ووٹ ملنے کا یقین ہے. سابق وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ ہمیں ووٹ بھی دیں گے. انہوں نے بتایا کہ وہ اصلی اور نسلی ہیں اور 17 بار وزیر رہے ہیں. آج تک کبھی بھی لین دین یا کرپشن کا کوئی الزام ان پر نہیں ہے. پی ڈی ایم کے خلاف عوام میں جائیں گے, یہ انہوں نے دعویٰ کیا. یعنی اپنی الیکشن کیمپین انہوں نے بتا دی ہے. کہا ہے کہ ماضی میں 6 سے 7 مخالفین مد مقابل ہوتے تھے, اس بار 44 ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ صرف اور صرف ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہوگا 6 فروری کو, یعنی الیکشن کیمپین کا جو لاسٹ ڈے ہوگا اس دن وہ جلسہ کریں گے. مسلم لیگ نون کی رہنما ہے شجرا منصب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پر معاملات جو ہیں وہ اب اسکروٹنی کے پروسیس میں ہیں. آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ نیب کے جس کے کیسز پر آپ 2018 کے الیکشن میں نہیں تھے, اب اس نیب کی اسکروٹنی میں آپ کلیئر ہو گئے ہیں. دن بدلیں بھی تو ایسے بدلیں کسی کے, یہی خواہش کر سکتے ہیں ہم. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن پروسیس فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے, اور پچھلی دفعہ 2018 کے اندر جو تھا وہ بالکل پری پول ریگنگ بھی ہوئی. اس کے بعد جھوٹے کیسز بنائے گئے. ہماری پوری جماعت کے جتنے بھی لیڈران تھے وہ تقریباً سارے جیل کے اندر تھے, جیلیں بھگتی انہوں نے بڑے بڑے سال. تو یہ مقافات عمل ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اس دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور سب کو ایکول موقع ملے. اچھا, اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات آپ کے جو قائدین ہیں وہ کرتے ہوئے اب تک نظر نہیں آ رہے. مجموعی طور پر یہ مطالبہ پیپلز پارٹی کا ہے, تحریک انصاف کا بھی ہے, استحکام والے بھی نہیں مانگتے, وہ کہتے ہیں انہیں فیلڈ ملی ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنی آپ کے پاس اس وقت دستیاب فیلڈ ہے اتنی ہی باقیوں کو بھی ہے, کیونکہ لوگوں کا گلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ زیادہ موقع ہے, کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے اپنے پورے سیاسی کریئر میں کتنے الیکشن ہوئے ہیں جس میں کہ وہ الیکشن لڑ سکے ہیں. کبھی وہ جیل میں ہوئے ہیں 2018 کے الیکشن میں, کبھی وہ ملک بدر ہوئے ہیں, اور باقی بھی ہمارے جتنی لیڈرشپ تھی وہ ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے جو کہ اس وقت سب کے سامنے ہیں. رانا ثناء اللہ ہوں یا باقی ہمارے جتنے بھی قائدین ہوں, ان کے اوپر کس کس قسم کے مقدمات بنائے گئے. تو لیکن پی ایم ایل این ہمیشہ میدان میں رہی, پی ایم ایل این نے الیکشن لڑے,
पूरी अपनी कोशिश की और पिछली दफ़ा भी आपने देखा कि हमने काफ़ी मेजॉरिटी में सीट पंजाब से भी निकाली, बाकी पूरे मुल्क में से भी निकाली। तो बाकी जमातों को पता नहीं किस चीज़ का खदशा है या क्या है। PMLN तो हर हालात में समझती है कि डेमोक्रेसी का अमल जारी रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के तहत जो है पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें अब से कुछ देर पहले एक खबर ये आई है कि जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात हैं आपके क़ाफ के साथ, इस्तेहकाम के साथ, MKM पाकिस्तान के साथ, वो खटाई में है, मुश्किल में है। क्या वजह है? आपने बहुत जल्दी जब इत्तेहाद और इत्तेफाक किया लोगों के साथ इंतखाबी अलाइंस का, तो आपकी अपनी वर्किंग पूरी नहीं थी। अब आपको पता चल रहा है कि आपके हर हल्के में मजबूत उम्मीदवार हैं और आप दूसरों को मौका नहीं देना चाहते, और जब वो आपके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर नुकसान किसका होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम अपनी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, अपनी पार्टी के जो मुश्किल वक्त में सारे साथ खड़े रहे हैं, मियां साहिब उनको तो डेफिनेटली मौका देंगे ना। इस वक्त जो भी पार्टी है उनको अपने हिसाब से, अपने प्रीवियस उनकी हिस्ट्री के मुताबिक ये अलायंस हो सकती है। सारे मियां नवाज शरीफ साहब का, मियां शहबाज शरीफ साहब का फैसला होगा। तो देखेंगे कि कहाँ पे अलायंस हमें फ़ायदा मंद होती है, जिसमें हम कर सकें, जहाँ पे हम अपने लोगों को या अपनी पार्टी के लोगों को पीछे करें, वो तो शायद वहाँ पे मुश्किल हो। नहीं तो फिर वो जो 20 सीटों पर ज़मीनी इंतखाब हो रहा था उसमें आपने फिर जो मुनहरिफ लोग थे उन्हें क्यों टिकट दिया था? अभी भी राजा रियाज आपके इंतखाबी निशान पे इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं? वो तो फिर वर्कर नहीं थे इतने आपके। जहाँ पे एडजस्टमेंट हो सके और जहाँ पे हम समझे कि हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए, वहाँ पे तो एडजस्टमेंट होगी। अगर प्रीवियसली हम समझते हैं कि अगर कोई गलत फैसला भी हुआ जिसका कि हमें शायद नतीजा भुगतना पड़ा, तो फिर आइंदा हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते। अच्छा, तो अभी ऐसे में आप इस्तेहकाम को कितनी सीट्स देना चाह रहे हैं? क्योंकि वो 10 कौमी असम्बली की 40 सूबाई मांग रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि उन्हें कितनी सीट्स पर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं उनके साथ? क्या खबरें हैं, क्या हवाएं हैं? देखिए, ये तो अभी कायदीन का फैसला होगा, वो देखेंगे, सारा कुछ कंसिडर करेंगे। हमारी तो हर हलके में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है टिकट की PMLN की, और हर हलके में, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो कौमी हो, 3-3, 4-4, 5-5 लोग जो हैं वो टिकट के ख्वाहां हैं, ख्वाहिशमंद हैं। तो देखिए अब किस तरीके से एडजस्टमेंट। लेकिन वैसे डॉक्टर साहिबा, जब 2018 में एक सियासी जमात के लिए यही माहौल था कि एक हल्के से 4-4, 5-5 उम्मीदवार जो है वो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद थे, तो आप लोग कहते थे कि ये रिगिंग है, ये तो बना के दिया जा रहा है, लोगों को जहाज़ों में लाया जा रहा है। अब आपके पास लोग आ रहे हैं तो अब सब ठीक है? देखिए, हमारे पास वो लोग हैं जो कि जमात के ही लोग हैं, जमात के साथ खड़े रहे हैं, जमात के साथ उन्होंने सारा अपना जो है ना वक्त गुजारा है, मुश्किल वक्त गुजारा है। ये वो लोग हैं जो कि कर रहे हैं। अगर दूसरी पार्टी से पिछले जो लोग आ रहे हैं, आपने देखा है कि वो उस पार्टी से या उसकी पॉलिसी से या उसकी जो उससे इख्तिलाफ करके आ रहे हैं, फिर आप उन्हें एज पर स्पेस जगह भी दे रहे हैं। खैर, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सीट तैयारियों को पनाह देने वाले PTI रहनुमा कानून के शिकंजे में आ गए हैं। रहीम यार खान की बात करें तो यहाँ पर 5 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक साबिक MPA चौधरी शफीक पर जावेद इकबाल वड़ाइच को पनाह देने का मुकदमा दर्ज है। जावेद इकबाल थाना एयरपोर्ट के दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी हैं। सादिकाबाद की बात करें तो यहाँ सजाद वड़ाइच और नदीम अब्बास चीमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ज़िला सदर PTI रईस महबूब अहमद को भी इश्तिहारी मुलजिम को पनाह देना महंगा पड़ गया है, तो ये मुकदमात दर्ज हो गए उनके खिलाफ जिन्होंने इश्तिहारियों को पनाह दी थी। कमिश्नर रावलपिंडी की गुफ्तगू आपके सामने हैं। ऑयल पाइपलाइंस पर घर तामीर हो गए, इंतज़ामिया को पता नहीं चला, और अब जब पता चला भी है तो भी वो पॉलिसी बनाएंगे। मुस्तक़बिल के सीगे में बात हो रही है, पता नहीं कब बनेगी और कब ये घर जलना बंद होंगे। खैर, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं सरफराज अहमद, दूसरे टेस्ट से उन्हें आउट कर दिया गया और मोहम्मद रिजवान उनकी जगह पर टीम में शामिल हुए हैं। खुर्रम शहजाद की जगह मीर हमज़ा आए हैं, फ़हीम अशरफ की जगह हसन अली लेंगे। PCB ने ऑस्ट्रेलिया से दूसरे टेस्ट के लिए जो 12 रुकनी स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया है। इस स्क्वाड में कप्तान शान मसूद हैं, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील हैं, सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, आमिर जमाल और साजिद खान स्क्वाड का हिस्सा हैं। कैंगरूज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए फ़ाइनल 11 का ऐलान कल कर दिया जाएगा। तो एक टेस्ट सरफराज ने खेला और अब दूसरे टेस्ट में वो रेस्ट पर हैं और मोहम्मद रिजवान को इन किया गया है। और दूसरी तरफ टीम पाकिस्तान इंजरीज़ का भी शिकार है और रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से भी जा रही हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात को भी PCB में ओहदा मिला है। पाकिस्तान T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का उन्हें फैसला कर लिया गया है। यासिर अरफात की तकर्री ऑस्ट्रेलवी कोच हेलमेट की जगह की जा रही है
اور پاکستان کے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے بعد جو کوچ ہیں آسٹریلوی کوچ ہیں ہیلمٹ وہ تبدیل ہو جائیں گے. سابق ٹیسٹ کرکٹر 3 جنوری کو T20 ٹیم کے ساتھ آکلینڈ جائیں گے. تو اس طرح سے یاسر عرفات PCB میں ان ہوئے ہیں اور T20 سیٹ اپ میں ان کی جگہ بنی ہے. معاملہ بھارت کے ساتھ ایشیا کپ کے بعد ڈیوس کپ پہ آ کے پھنس گیا اور ان کا وہی دعویٰ ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور ہم اپنی ٹیم نہیں بھیج سکتے وغیرہ وغیرہ. گو کہ انٹرنیشنل فیڈریشن نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے اور جو ہمارے کھلاڑی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پرامن ہے, انڈیا کو اپنی ٹیم بھیجنی چاہیے. ٹینس اسٹار احسام الحق نے گفتگو کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو ICC چیمپئنز ٹرافی کھیلنے پاکستان آنا چاہیے. انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے ڈیوس کپ کے بارے میں میرٹ پر فیصلہ کیا ہے اور ایونٹ کھیلنے کے لیے انڈیا کے پاس پاکستان نہ آنے کی اب کوئی وجہ نہیں ہے. احسام کی گفتگو سنیے. اگر پاکستان کی پوری ٹیم جا کے انڈیا میں تو وائی کانٹ انڈین ٹیم کم ہے, ٹینس کی بھی اور کرکٹ کی بھی. ہماری چیمپئنز ٹرافی بھی انشاءاللہ ہونی ہے. جو لگ رہا ہے کہ شاید نہ ہو, لیکن آئی تھنک اٹ ول بی رانگ ڈیسیجن آن دیئر پارٹ, کیونکہ یہاں کی ہاسپٹیلٹی جہاں سارا ہے ہم پوری دنیا میں مشہور ہے. آئی تھنک دے شوڈ آفٹر پاکستان گوئنگ ٹو ورلڈ کپ انڈین کرکٹ ٹیم شوڈ کم ٹو پاکستان ایز ویل اینڈ بی پارٹ آف دی چیمپئنز ٹرافی. تو احسام الحق کی گفتگو آپ کے سامنے ہیں. چودھری اشرف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ذرا شامل گفتگو کر لیتے ہیں. چودھری صاحب, ایشیا کپ کے معاملے پہ ہم نے نیوٹرل وینیو کو چنا اور جو ایک ہائیبرڈ ماڈل تھا وہ تسلیم کر لیا. خیر وہ وہاں پر ایشین کرکٹ کاؤنسل نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا اور ہم پھر رہ گئے. اب یہاں پر جو ڈیوس کپ کا معاملہ ہے اس میں انٹرنیشنل فیڈریشن ہمارے ساتھ ہے. انڈیا سے کیا خبریں ہیں, آ رہے ہیں ان کے بوائز یا نہیں آ رہے, کیا سین ہے؟ بالکل, پاکستان ٹینس فیڈریشن اس وقت بہت پر امید ہے کہ انٹرنیشنل فیڈریشن نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا اور بھارت کو مجبور کیا ہے کہ وہ پاکستان جا کر یہ میچ ٹائی کھیلے. اگر بھارت نہیں آتا تو پاکستان کو اس کے پوائنٹس مل جائیں گے اور پاکستان بغیر کھیلے ہی اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا, کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بھارتی جو حکومت ہے وہ سب سے بڑی آڑے ہے. جو دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں کے میدان ہیں, دونوں طرف کی کھیلوں کی تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہیں. بھارتی تنظیم پاکستان میں آ کر کھیلنا چاہتی ہے, لیکن مجبوری ان کے حکومت جو مودی سرکار ہے وہ آڑے آ جاتی ہے. تو اب یہ مودی سرکار پر ہے کیا وہ اس ٹینس فیڈریشن کو آنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. لیکن ماضی کی اگر میں ایک مثال دوں کہ بھارتی جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے وہ بھارت کی حکومت کے باوجود اجازت نہ ملنے کے باوجود بھی وہ وہاں پر پاکستان میں آ کر یہاں پر کھیلی ہے. اسی طرح جو ورلڈ کپ پاکستان میں ہوا تھا کبڈی کا, اس میں بھی بھارتی ٹیم یہاں پر آ کر کھیلی ہے اور بھارتی حکومت نے اس کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے, کیونکہ اب یہ انٹرنیشنل ٹائی ہے, ڈیوس کپ ہے, بڑا ایونٹ ہے ٹینس کا, اس میں بھارتی ٹیم کو لازمی یہاں پر آنا چاہیے. ابھی احسام الحق نے جس طرح بات کی تو احسام الحق کا میڈیا سے گفتگو میں بھی یہی کہنا تھا کہ یہ نہ صرف ٹینس بلکہ کرکٹ کے حوالے سے بھی بھارتی کھیل ہے, اس کو تو سیاست سے مبرر رکھنا چاہیے اور یہ ہماری بڑی ریکویسٹ رہی ہے کہ کھیل کو کھیل ہی نہیں رہنے دیں. خیر اب آپ ہیں ہی چودھری صاحب ہمارے ساتھ, تو یہ جو 12 رکنی ٹیم ہماری آئی ہے جنہوں نے اب دوسرا ٹیسٹ کھیلنا ہے, اس میں بات ہو رہی ہے کہ بھئی سرفراز احمد پہ ملبہ ڈال کے انہیں باہر کر دیا, رضوان کو لے آئے. کیا وجہ ہے, سرفراز کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ اور یہ بھی آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک ساتھ سرفراز اور رضوان بھی کھیل سکتے ہیں, تو ایسا کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ جی عبید, سب سے بڑی بات بتاؤں کہ سرفراز کا کم بیک ضرور ہوا, لیکن فرسٹ ٹیسٹ میں جس طرح انہوں نے پہلی اننگز میں صرف 3 رنز بنائے اور دوسری اننگز میں 4 رنز بنا سکے, 7 رنز بنائے, تو ان کا کم بیک ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ اپنی فارم کو باقی کھلاڑیوں نے تو اکیلے 400 رن کیے ہیں نا انٹرنیشنل کرکٹ میں. دیکھیں قائد اعظم ٹرافی کھیلنا اور چیز ہے, انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلنا اور چیز ہے. انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کی واپسی اچھی نہیں ہوئی کہ گو کہ ابھی حال ہی میں جو آپ نے T20 ورلڈ کپ کھیلا یہاں پر آسٹریلیا میں, اس میں جو رضوان کی کارکردگی اچھی تھی, اسی وجہ سے اب رضوان نے جو پریکٹس میچ بھی کھیلا گیا 2 روزہ, اس میں 50 رنز سکور کیے تھے, جس کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ رضوان جو شاید سرفراز سے زیادہ فارم میں ہے, اس لیے ان کو ترجیح دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی وہاں پر انجری اور فٹنس مسائل سے 2-4 ہیں, تو اس وجہ سے بھی پاکستان کا اسکواڈ بنانے میں جو حتمی چلیں وہ تھوڑی مشکلات بھی آ رہی ہیں. اور خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے, سرفراز ہوں یا رضوان ہوں, دونوں نے ٹیم پاکستان کے لیے کھیلنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہم جیت جائیں. پچھلا والا تو بہت برے طریقے سے آ رہے تھے. خیر چودھری صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں.